हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 to 7 के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटोट्रॉप्स डिफरेंट फ्रॉम हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिक डिफरेंस देखो ये होता है कि ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, मतलब इनडायरेक्टली प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का खाना बना सकते हैं जस्ट बाय सनलाइट एंड वाटर। जबकि हेटेरोट्रॉफ दूसरी तरफ पे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स पे या फिर ऑटोट्रॉफ से डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम खाना खुद बनाते हैं लेकिन वो खाना कहाँ से मिल रहा है, मतलब वो रॉ फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से ही तो मिल रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही मिल रहा है। हम उसे ही तो फिर मतलब उसी को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो बेसिक फूड मटेरियल है वो हमें प्लांट से मिला, हमें हमने खुद से अपना रॉ मटेरियल नहीं बनाया। So we are considered as heterotrophs. Second question, what is crop production? Crop production क्या है? The process of growing crops on a large scale for use as food and fiber is called crop production. क्या मतलब? वो प्रोसेस क्रॉप्स को ग्रो करने का ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, एक बहुत बड़े पैमाने पे या फिर बहुत बड़े एरिया में, फॉर यूज, किस यूज के लिए? फॉर फूड एंड फाइबर। आजकल तो और चीजों के लिए भी ग्रो रहा है, जैसे फ्लावर्स का ग्रो होना और मतलब यही सब चीजें, डेकोरेटिव वगैरह ये सब चीजें आजकल क्रॉप प्रोडक्शन भी मानी जाती है। ठीक है, ऐसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली एग्रीकल्चर मान सकते हैं आप। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर बोला जाता तो हम पूरा वो वास्ट टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बोला है तो सिर्फ क्रॉप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रॉप के लिए सिर्फ फूड एंड फाइबर। नेक्स्ट, नेम टू प्लांट्स सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पे मैंने दो तीन लिख रखे हैं, आप कोई भी तीन दो लिख सकते हैं। टू प्लांट्स सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन से कैरेट्स को सो किया जाता है, पीस को सो किया जाता है और स्पिनच को सो किया जाता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का पूरा प्रोसेस मैंने अपनी इस जब मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई थी तब पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? दोनों एक ही वर्ड है, प्लोइंग एंड टिलिंग। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? सो फर्स्ट है, इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट्स कैन रेस्पायर इजी। मतलब एयर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। रूट्स देखो क्या होगा जब सॉइल ढीला हो जाएगा, मतलब सॉइल थोड़ा लूज हो जाएगा तो क्या होगा कि उसमें इजीली ऑक्सीजन का आना जाना हो जाएगा। सॉइल लूज हो गया, उसके बीच में ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो आसानी से जा सकती है। तो जो रूट्स है उनके लिए रेस्पिरेशन इजी हो जाएगा। रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब रूट्स ज्यादा अंदर तक जा सकती है। मान लो रूट्स पहले यहाँ तक जाती, ठीक है, ये सरफेस है, रूट्स पहले यहाँ तक गई, यहाँ पे थोड़ा हार्ड सरफेस आ गया तो रूट्स यहाँ पे रुक गई। लेकिन जब हमने सॉइल को लूज कर दिया तो ये हार्ड सरफेस चला गया। ठीक है, तो अब रूट्स और नीचे तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, इसका एडवांटेज क्या है कि इट एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वही सेम चीज, ज्यादा ज्यादा जगह बन गई है, सॉइल के अंदर ज्यादा जगह बन गई है तो वो वाटर को अपने अंदर ज्यादा देर तक स्टोर करके रखेगा, ज्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, इट अपरूट्स द वीड्स इन फील्ड, एड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मतलब जो वीड्स वगैरह ग्रो होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं क्रॉप्स के साइड में, जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं या फिर जो पहले से उसमें ग्रो हो रखे हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है? तो ब्रॉडकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ सोइंग सीड्स। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? एक टेक्निक है सीड्स को सो करने की। तो क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग में? मैन्युअली सोइंग द सीड्स इन द फील्ड बाय स्कैटरिंग देम बाय हैंड। मतलब सीड्स को सो करना, मैन्युअली हाथों से सो करना, ठीक है, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इतना ही है, वन मार्कर या ज्यादा से ज्यादा टू मार्कर। टू मार्कर तो नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा वन मार्कर ही आएगा, डेफिनेशन आ जाती है। तो आपको ये लिखना है कि सीड्स को जब हम हाथों से सो करते हैं, मतलब मैन्युअली सो करते हैं विदाउट एनी मशीन, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। सिक्स्थ, व्हाट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? तो ये चीज देखना, ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था मैंने इसके बारे में, यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ ग्रीन मैन्योर क्या होता है। तो देखो कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ क्विक ग्रोइंग प्लांट्स जो है वो उगा देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो कुछ क्विक ग्रोइंग प्लांट्स को उगा देते हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, विद इन अ वीक वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो क्या करते हैं फार्मर्स जिन्हें ग्रो करते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, मतलब इसलिए ग्रीन मैनर कहते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो ग्रो करते हैं प्लांट्स,
वो फार्मर्स उन प्लांट्स को काट के उन्हें बरी कर देते हैं सॉइल में, मतलब वो ग्रीन के ग्रीन ही उन्हें वो सॉइल में बरी कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे रिप्लेनिश हो जाते हैं, वो सारे सॉइल में चले जाते हैं वापस, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हमने ग्रो किए इन्हें ही हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं अल्फाफा एंड सन है, ये दो इसके एग्जांपल है। अब ये सेंटेंस पूरा कर लेना। समटाइम्स क्विक ग्रोइंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड देन आर buried into the soil to replenish it. These plants are called, इन प्लांट्स को हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं और कैसे एज अ मैन्योर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली ये मैन्योर की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट डज एफसीआई स्टैंड्स फॉर? एफसीआई का क्या मतलब है? तो एफसीआई स्टैंड्स फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप साइड में लिख देंगे तो कुछ जाएगा नहीं। व्हिच मैनेजेस ग्रेनरीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, वो ग्रेनरीज और सीलोज जो होते हैं मतलब इंडिया में जो अलग अलग ग्रेनरीज हैं और जो अलग अलग सीलोज हैं उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी यूज वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड जुडिशियसली? वीडिसाइड और पेस्टिसाइड्स को जुडिशियसली क्यों यूज करना चाहिए? मतलब जुडिशियसली का क्या मतलब हो गया, ऐसे नहीं अंधाधुंध नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, देख के यूज करना चाहिए कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं है। तो ऐसा है क्यों है? वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड मे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप एंड बिकम द पार्ट ऑफ फूड चेन। पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ठीक है वीड्स को मारते हैं, पेस्ट्स को मारते हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये क्रॉप के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मतलब क्रॉप भी इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। और उससे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पता भी नहीं चलता कि एब्जॉर्ब हो गया कि नहीं, मतलब ऐसा हो कि अगर एब्जॉर्ब हो गया तो प्लांट डैमेज हो जाए, उसे यूज ना करें, ऐसा नहीं होता। मतलब एकदम फ्रेश लुकिंग वेजिटेबल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो आपने कोई टमाटर लिया एकदम लाल, एकदम सही टमाटर है वो, लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर वीडिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं है, ठीक है, कोई अलग से पता नहीं चलता। तो इसीलिए वीडिसाइड और पेस्टिसाइड का तभी यूज करना चाहिए जब एकदम नेसेसरी हो। ऐसा नहीं है कि पूरे फील्ड में छिड़कते हैं कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होती है ना, तो प्रिवेंशन ही करते हैं, हम तो हर जगह वीड्स और पेस्टिसाइड डाल दें, पेस्ट आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बस तभी यूज करते हैं जब हम कंफर्म है कि यहाँ पे पेस्ट है और इन्हें मारना जरूरी है, ठीक है। तो क्यों नहीं यूज करते हम? क्योंकि अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्रॉप में एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे एंड बिकम द पार्ट ऑफ अ फूड चेन, ये फूड चेन का पार्ट बनेंगे। और फूड चेन का पार्ट कब बनेंगे? जब हम इन क्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे। मतलब फूड चेन क्या होती है, प्लांट से एनिमल्स को फूड मिल रहा है, एनिमल से हमें मिल रहा है, दिस इज फूड चेन। तो अब ये फूड चेन के अंदर आ गए, मतलब प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जब हमने ये कंज्यूम किया तो ये हमारे अंदर भी आ गए, तो ये फूड चेन का पार्ट है। और उसके अलावा भी एक डिसएडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप इसे, कि दे आल्सो गेट कैरिड अवे बाय वाटर। मतलब जैसे मान लो पूरी खेती वगैरह सब हो गई, हार्वेस्ट हो गया क्रॉप, अब उसमें वापस से पानी डालते हैं, है ना, उसे नरिश करने के लिए। तो वो पानी जब बहता है ना, वो पानी बह के समुद्रों में या रिवर्स में जहाँ भी जाता है, वो फर्टिलाइजर्स और वो केमिकल्स जो है वो उस वाटर के साथ, फर्टिलाइजर्स नहीं होते, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स और ये वीडिसाइड्स, ये सब केमिकल्स क्या होते हैं, ये वाटर के साथ बहते चले जाते हैं और इससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। जो स्पीशीज पानी में रह रही है, मछलियाँ वगैरह जो रह रही हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है, तो ये वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। केमिकल सब्सटेंस रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होंगे, हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। जबकि मैन्योर्स क्या होते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मैन्योर कहते हैं। और जब एक ही न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब एक ही न्यूट्रिएंट में कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा रिच है, उसे फर्टिलाइजर। जैसे कि फर्टिलाइजर का एग्जांपल हो गया कोई, मतलब ऐसा ऐसा सब्सटेंस जिसमें 90% नाइट्रोजन है और 10% आगे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, तो ये फर्टिलाइजर है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसमें 10% नाइट्रोजन है, 8% फॉस्फोरस है, ठीक है, 12% सल्फर है, ठीक है, ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लगभग लगभग सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो मैन्योर। ये डिफरेंस होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन इन अ फील्ड ऑन लार्ज। एक ही तरीके के प्लांट्स एक बड़ी सी फील्ड में ग्रो करना ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम क्या, उन्हें मतलब उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रॉप्स। और ये पूरा सिस्टम क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है? प्लांट्स का बारे में बताना, तो उन प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं? फ्लोइंग या फिर टिलिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? A large increase in crop production to meet the demand of growing population by the use of artificial fertilizers, pesticides and hybrid crops. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन एक वो, आप कह सकते हैं एक ऐसा कदम उठाया था गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्रीज की, कि भाई जो
जो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है उसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए एक टेक्निक निकाली गई थी, उसमें क्या था, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, मतलब थोड़े और बेहतरीन फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और हाई यील्ड क्रॉप्स का, मतलब जैसे जो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड देते हैं ऐसे क्रॉप्स का, ऐसे क्रॉप की वेराइटीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग कंट्रीज ने। और इस पूरी ये जो रेवोल्यूशन हुई थी वर्ल्ड में, इसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट, fill in the blanks. A long tower-like structure used to store grains. ग्रेन स्टोर करने के लिए लंबे लंबे टावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलोज कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड, तो ग्रेन और शाफ को जब हम सेपरेट करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, दो अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट को जब हम ब्रीड करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस इज डन बाय, तो क्रॉप्स जो होते हैं, जो व्हीट होते हैं या राइस होते हैं, इनको हम एक टूल से, एक टूल होता है जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिकल। मैंने आपको बना के दिखाया था, ये कुछ इस तरीके का होता है जिससे कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 9 के भी पूरे कर लिए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्स्ट्रा ऐसे ही स्मॉल क्वेश्चंस।